हेलो एवरीवन, मैं अमृतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। और इस पेपर के हमने 2-3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके इसके बाकी की पार्ट भी देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने कई सारे सी टेट के प्रीवियस पेपर भी कराए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, हिस्ट्री को भी मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और पहले मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए। तो पहले चैप्टर की थ्योरी देखें, फिर खुद से एक बार चैप्टर को रीड करें और बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, और थ्योरी वाली प्लेलिस्ट अलग मिलेगी आपको, क्वेश्चन आंसर वाली प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। ठीक है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट अलग है। तो जो भी आपको देखना है आप उसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की साइड पर जाकर 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने भी अपने लैपटॉप में वो पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। मैं भी कई सारी चीजें आपको यहीं से ही पढ़ा देती हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? अभी हमने पिछले एक पार्ट में पढ़ा था कि देश का पहला नागरिक किसे बोला जाता है, तो उसमें आंसर था राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं। अब देखो राज्य में पूछा है, तो राज्य में कौन होगा? अभी मैंने पिछले जो डिस्कस कर रहे थे वीडियो में, काफी विस्तार से इन चीजों को डिस्कस किया था कि राज्यपाल किस तरह से काम करता है और राष्ट्रपति जी किस तरह से काम करते हैं। ए है गृह मंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति जी की भूमिका होती है, राष्ट्रपति जी कार्यभार देखते हैं, वही सेम भूमिका राज्य में राज्यपाल की होती है। ठीक है, डिक्टो वही है। वो राज्यपाल केवल एक छोटा स्टेट संभालता है, या कई बार राज्यपाल एक से ज्यादा स्टेट भी देखते हैं। कोई विशेष परिस्थिति होती है, किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल नहीं है, तो वो 2 या 3 जितने भी कार्यभार वो देख सकते हैं राज्यों का। वैसे मेनली एक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है और वो वही सारी चीजें देखता है। जैसे केंद्र में, जैसे पूरे देश में की देखरेख करते हैं राष्ट्रपति जी, उसी तरह से एक राज्य की देखरेख करते हैं राज्यपाल। या फिर राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक भी राज्य होते हैं। कई बार बराबर वाले राज्य में नहीं है राज्यपाल, तो उसका कार्यभार भी यही एक ही राज्यपाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। देखो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए जो लोकसभा की बात हो रही है वो 2014 के बाद वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो 2014 के हिसाब से कौन सी थी वो देखते हैं। तो अभी तो देखो जो चल रही है अभी आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है, और 14 के हिसाब से थी ये 16वीं। ठीक है, ये कौन सी थी? 16वीं लोकसभा थी 2014 के अकॉर्डिंग, 2014 के बाद। और अभी चल रही है 17वीं, और अभी आपके चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में 18वीं चलेगी। ठीक है, और देखिए चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखो ये भी 2014 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है प्रतिभा पाटिल, दूसरा है एम वेंकैया नायडू, तीसरा है रामनाथ कोविंद, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसका 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2018 के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद थे 2018 में, और वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, और वो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी हैं। और देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत ही सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार रीड कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ली ही जाएगी। वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह एक आदिवासी समाज से संबंधित रखती हैं। 25 जुलाई 2022 को इनके द्वारा भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया गया। ठीक है, इनका जन्म
20 जून सन 1958 को उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज जिले से के एक छोटे से गांव में वेदापोसी में हुआ और राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले द्रौपदी जी विधायक रह चुकी हैं। और विधायक के पद से पहले मैं आपको बता दूं कि वो पहले टीचर थी और टीचर से के बाद वो उसी स्कूल की प्रधानाचार्य रही हैं और उसके बाद वो विधायक रही हैं और वर्तमान में अब वो राष्ट्रपति जी हैं। और उनका जो एक जर्नी रही है उनके जीवन की, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। और इतने सारे संघर्ष करने के बाद द्रौपदी जी आज राष्ट्रपति हैं। अगर कभी आपको टाइम मिले उनके बारे में सर्च करके देखना 10-15 मिनट में। ऐसे जो करेक्टर होते हैं ना, उनको जरूर सर्च करके देखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में जानना चाहिए, अटल जी के जीवन के बारे में जानना चाहिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जीवन के बारे में जानना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके बारे में जानना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानना चाहिए। इन लोगों के जीवन से आपको प्रेरणा मिलती है कि परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम हो, आपको आगे बढ़ते रहना है और एक ना एक दिन आपको चमकता हुआ सितारा बन जाना है। ठीक है, तो चमकता हुआ सितारा बनने से पहले की जो जर्नी होती है वो बहुत संघर्ष वाली होती है। और इस तरह के जो करेक्टर की आप पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उससे आपको बहुत हिम्मत मिलती है। ठीक है, जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप लोग ये जो फिल्मों में, सीरियल्स में या रील्स में लगे रहते हो, इसके बजाय आप ऐसे करेक्टर्स के बारे में जानिए जो जहां से आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? कौन सी ऑप्शन ऐसा है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? पहला है सरकार का ढांचा, यानी कि सरकार किस तरह की होगी, है ना। लोकतंत्र है, राजतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली नहीं है, ये सब का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा है राजनीतिक दलों के नाम। ठीक है। तीसरा है नागरिकों के अधिकार। देखो, मौलिक अधिकार थे हमारे संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ। चौथा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, ये भी था। और जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, राजनीतिक दलों के नाम। ठीक है, राजनीतिक दल दिन पर दिन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो कोई फिक्स नहीं है राजनीतिक दल। आज कोई और राजनीतिक दल है, परसों कोई और होएगा। आज 10 हैं तो कल को 15 भी हो सकते हैं, या फिर आज 15 हैं तो कल को 7-8 भी रह सकते हैं। तो राजनीतिक दल जो है वो तो चेंज होते रहेंगे समय के अकॉर्डिंग। आज से 60 साल पहले कितने राजनीतिक दल थे, आज के 60 साल बाद कितने रहेंगे, तो ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए राजनीतिक दलों का कोई भी जिक्र, दलों के नाम का कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? नामांकित करता है, ठीक है, कौन, यानी कि कौन उनको सॉरी कौन उनको नॉमिनेट करता है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि कौन उनको मनोनीत करता है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ। तो जो राज्यसभा में ये मनोनीत करते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जिन्हें राष्ट्रपति जी निर्विरोध नहीं, जिनको चुनते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति करते हैं। और ये इनका चुनाव जनता नहीं करती है, राष्ट्रपति जी को जो अपने विवेक के आधार पर जो भी ठीक लगते हैं, उनको लगता है कि इस कार्यभार को ये व्यक्ति संभाल सकते हैं, उनको वो अपनी तरफ से चुन लेते हैं। तो कुछ राजनेता, कुछ जो एक्टर्स होते हैं उनमें से, या डॉक्टर्स में से, टीचर्स में से कुछ स्पेशल लोगों को चुन लेते हैं, देख लेते हैं कि उनकी क्या योग्यता है, क्या वो इस भार को संभाल पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने, 12 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है आपका जवाहरलाल नेहरू, चौथा है आपका सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और ये थे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है, बाकी जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं वो सभी कौन रहे हैं? अंग्रेज रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाले गवर्नर जनरल थे वो भारतीय थे। ठीक है, पहला है बी पट्टाभी सीतारामैया, दूसरा है टी कृष्ण रामाचारी, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत का संविधान कब बनाया गया था? पहला है 26 नवंबर 1947, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1950, चौथा है 15 अगस्त 1947। तो जो भारतीय संविधान अपनाया गया था वो आपका था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था और उसको अपनाया गया था। और इस दिन कुछ अनुच्छेदों को तत्कालीन ही लागू कर दिया गया था। बाकी अगर हम पूरे संविधान की बात करें कि पूरा संविधान कब लागू किया गया था, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी को बहुत दिनों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते आ रहे थे। जब आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी में आप आगे पढ़ेंगे कि 1930 या 31 में जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। ठीक है, अपना जो स्वतंत्रता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने फ्लैग को लहराया था और तभी से ही 26 जनवरी बनाने की परंपरा चली आ रही थी और काफी समय से 26 जनवरी वाले दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते थे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया था कि 26 जनवरी को ही पूरा संविधान लागू किया गया था। लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को हम 26 नवंबर को ही हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा है सी राजगोपालाचारी, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था तो 500 के लगभग रियासतें थीं हमारे देश में, यानी कि छोटे छोटे राजा थे, दो दो तीन तीन शहर के भूमि को मिलाकर एक राजा था और वो राजा चाहते थे कि वो स्वतंत्र रहें। ठीक है, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। तो ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन्होंने क्या किया कि दो तीन दिनों में पूरे ही देश में ये घूमे और जो जो रियासतें थीं उनके जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, उन सभी से सलाह करके उनको भारत में मिलने के लिए मजबूर किया। किसी को राजी से मिलाया, किसी को बलपूर्वक मिलाया। जैसे हैदराबाद की जो रियासत थी उसको बलपूर्वक मिलाया गया था भारत में। तो इस तरह से किया था और हम मतलब इनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृपा थी जो इन्होंने ये काम किया था। अगर ये रियासतों को भारत में नहीं मिलाते तो आज क्या होता कि भारत में वो 500 रियासतें भी होती और भारत का अपना भी एक शासन चल रहा होता, और जो हमारे दुश्मन देश हैं जैसे पाकिस्तान है या चाइना है या कोई और भी जो हमसे दुश्मनी निभाना चाहता, वो क्या कर सकता था कि वो उन रियासतों को फंडिंग करता या पैसे देता और भारतीय सरकार के खिलाफ काम करता। ठीक है, या फिर ये राजा जब ज्यादा शक्तिशाली हो जाते तो फिर भारत के खिलाफ आवाज उठाते और हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो हमेशा डमाडोल रहती, चरमराती रहती। आज अखंड भारत की जो नींव रखी थी, ठीक है, अखंड भारत की जो नींव रखी थी वो मेन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही रखी थी। इनको जितना भी नमन किया जाए, जितना भी इनको थैंक यू बोला जाए उतना कम है, क्योंकि अखंड भारत का सपना बहुत लोगों ने देखा था लेकिन साकार हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात में नर्मदा नदी
के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास एक प्रतिमा बनवाई है। प्रतिमा का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, प्रतिमा का क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो 45 महीने में बनाई गई है। ठीक है, और ये प्रतिमा बहुत अच्छी है, काफी दूर से दिखाई देती है, काफी ऊंची है, 182 फुट ऊंची है ये प्रतिमा। तो आप देख सकते हैं नेट पे बहुत सारी पिक्स पड़ी होंगी, आप देख सकते हैं वहां पर जाके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? पहला है राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है स्थानीय सरकारी निकाय, चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं किस पर? समवर्ती सूची में। देखो हमारा जो देश है वो कैसा है? लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और किस तरीके से किया गया है कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, यानी कि जिन कार्यों को देखते हैं या जिन पर कानून बनाते हैं वो आती है केंद्र सूची में। दूसरा है राज्य सूची, यानी कि कुछ मामलों को कौन देखते हैं? केवल राज्य देखते हैं, उसमें केंद्र का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो वो आते हैं राज्य सूची में। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती हैं, वो आती है समवर्ती सूची में। जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, शिक्षा है, ठीक है, ये सब क्या है? समवर्ती सूची के सब्जेक्ट है। तो ये समवर्ती सूची में आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नजर रखते हैं, दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। और लास्ट में एक और सूची है अवशिष्ट सूची, जिसमें इन तीनों के ही विषय सम्मिलित नहीं होते हैं, मतलब इन तीनों का ही अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, वो आते हैं अवशिष्ट सूची में, वो सारी चीजें। और अवशिष्ट सूची पर जो कानून बनाते हैं ज्यादातर वो संसद ही बनाती है, यानी कि केंद्र ही बनाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो। ठीक है, बार बार सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाना है, केवल एक बार दबाना है। बार बार दबाने से वो आपके फोन में से अनसब्सक्राइब हो जाता है और फिर आपको मेरी वीडियो नहीं दिखती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।